YouTube माध्यम गणित गुरु पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धारवेश कुमार। इस वीडियो में सीखने वाले हैं संख्याओं में भाग संक्रिया। कहने का अर्थ है कि कोई संख्या में यदि हम भाग लगाते हैं तो भागफल क्या होता है, भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, शेषफल क्या होता है। अब इसमें से कुछ चीज़ें दिया हुआ है और कुछ चीज़ें निकालना होता है, तो इसी के प्रक्रिया के बारे में हम सीखेंगे। आरंभ करें इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही घंटी दबाकर ऑल चुन लें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीनतम वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। भाग में सबसे पहले हमें जानना होता है कि भाग में होता क्या क्या है। भाग में 4 चीज़ें होती है। सर्वप्रथम भाज्य, भाज्य किसके बराबर होता है? भाजक और भागफल प्लस शेषफल, यानी भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, इतना के बराबर भाजक भाज्य होता है, जिसे हम अंग्रेजी में डिवाइडेंट कहते हैं। भाजक को डिवाइजर कहते हैं। शेषफल हो गया रिमाइंडर। इसे आप इस रूप में जान सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, बस हिंदी और इंग्लिश का अंतर है। भाग लगाते कैसे हैं? नॉर्मली बचपन से आप लोगों ने भाग सीखा होगा। भाजक से भाज्य में या फिर कोई संख्या में, जो संख्या जिस संख्या में हम भाग लगाते हैं वही भाज्य होता है। अब भाग लगाने के बाद कुछ हमें फल प्राप्त होता है, वो भागफल होता है। परंतु भाग देने के बाद कभी कभी कुछ अंश शेष रह जाता है जिसमें भाग नहीं लगता, उन्हें हम शेषफल कहते हैं। तो ध्यान रहे, शेषफल हमेशा नहीं बचता। वैसे कहने को कह सकते हैं कि शेषफल हमेशा ही आता है, लेकिन जब कभी शेष में शून्य आता है तो उसे हम कहते हैं कि शेष नहीं बचा। तो शेष शून्य से लेके इन्फिनाइट तक हो सकता है। शेषफल में एक गुण और होता है, ये शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, यानी कि भाजक ग्रेटर देन शेषफल। भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, शेषफल छोटा होता है, और भाजक भाज्य से छोटा होता है। भाजक भाज्य से छोटा होता है, लेकिन कभी कभी भाजक भाज्य से बड़ा भी होता है। वैसी स्थिति में भागफल हमें दशमलव में प्राप्त होता है। तो ये निश्चित नहीं है, भाज्य कभी बड़ा भी हो सकता है, कभी छोटा भी हो सकता है, लेकिन ये तो निश्चित है कि हर हाल में भाजक शेषफल से बड़ा ही होगा। ये शेष जो भी आएगा वो भाजक से छोटा आएगा, क्योंकि इसके कुछ अंश मात्र, इस संख्या में से कुछ अंश मात्र रह जाता है जिसमें भाग नहीं लगता, तो वो शेषफल के रूप में आता है। चलिए, इतना हो गया। अब इसे हम आगे समझेंगे उदाहरण में प्रश्न लेकर। और उदाहरण में हम वैसे प्रश्न को लेंगे जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में या कई परीक्षाओं में पूछे गए, लेकिन हम उदाहरण में वही प्रश्न लेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जो बार बार आता है। आइए इस प्रश्न में देखते हैं
प्रश्न कह रहा है भाग की एक क्रिया में भागफल 403 है। 403 भागफल है, ध्यान रहे, और भाजक 100 है। भाजक 100 है, शेषफल 58 है। तो भाज्य कितना है? यहाँ हमें भाज्य निकालना है। तो जैसा हमने प्रारंभ में चर्चा किया था कि भाज्य के बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है जी। तो हम सबका मान रख देते हैं। भाजक 100 है, भागफल 403 है और शेषफल 58 है। ठीक है जी। अब बॉड मास का नियम आपने पढ़ा होगा, आप लोग जानते होंगे बॉड मास का नियम। उस अनुसार गुना का क्रिया पहले करना होता है और इसमें भी गुना का क्रिया पहले ही करना होता है। तो 403 0 0 जोड़ 58 बराबर 403 और 58, यही हमारा उत्तर होगा भाज्य। आइए इस प्रश्न में देखते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है 10, 6, 90 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 प्राप्त होता है। भागफल 73 प्राप्त होता है और शेषफल 32 प्राप्त होता है। भाजक कितना है? हमें 3 संख्या दिया हुआ है, इतना को किसी संख्या से भाग देने पर, इसका अर्थ है कि ये संख्या भाज्य है। यदि किसी संख्या का चर्चा कर रहा हो तो वो भाज्य ही होता है। भागफल दिया हुआ है, अब हमें उसी फॉर्मूला पे निकालना है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, और इसमें योग कर देना है शेषफल का। ठीक है जी। अब सबका हम मान रख देंगे। भाज्य हमें दिया हुआ है। ठीक है जी। भाजक हमें निकालना है, भाजक का ही हमें पता लगाना है। और भागफल कितना है? 73, इससे गुना कर दिए और इसमें योग कर दिए शेषफल से। ठीक है, देखते हैं इसे RHS LHS कर देते हैं। भाजक बराबर, भाजक को इधर ही रहने दिए, बाकी को इधर कर देते हैं। यहाँ पे 10, 6, 90 पहले से था और 32 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब 73 इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा। ठीक है जी। अब 10, 6, 58 हो जाएगा बट्टा 73। ठीक है जी। अब ये 1, 4, 3 यानी 143 में कट जाएगा, तो हमें 143 उत्तर प्राप्त होगा। आइए इस प्रश्न को देखें। ये प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी संख्या को का मतलब कि ये संख्या भाज्य होना चाहिए, जो दिया हुआ नहीं है। किसी संख्या को 136 से भाग देना है, तो जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। तो 136 से भाग दिया जाना है का मतलब है कि 136 भाजक है, तो शेषफल 36 प्राप्त होता है। 136 से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमें 36 प्राप्त होता है। अब कह रहा उसी संख्या को, यानी वही भाज्य को, संख्या वही है लेकिन अब 17 से भाग देना है, यानी भाजक बदल गया। पहले भाजक को छोड़ के कह रहा है दूसरे भाजक से भाग देना है, तो शेषफल क्या होगा? अब कह रहा है दूसरा भाजक से जब हम भाग देंगे तो जरूरी नहीं कि वही शेषफल होगा, हो सकता वही हो या फिर दूसरा शेष भी आए। तो कहा जा रहा है शेषफल क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न में जब भाजक 2 दिया हुआ रहे, पहले भाजक कुछ और है और बाद में भाजक कुछ और बताया जा रहा है, 2 तरह का भाजक दिया हुआ रहे, तो सबसे पहले प्रथम भाजक में द्वितीय भाजक से हम भाग लगा के देख लेंगे। यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित हो जाता है तो क्या करना है, ये देखें। पहला भाजक 136 है और दूसरा भाजक 17 है, तो इसमें हम भाग लगा के देख लेते हैं। ये 8 बार में विभाजित हो जाता है। 8 बार में विभाजित हो जाता है,
परंतु हमें कितने बार में विभाजित होता है ये हमें मैटर नहीं करता। इससे हमें मतलब ही नहीं रखना कि कितने बार में विभाजित होता है, हमें सिर्फ ये जांच करना है कि ये विभाजित होता है या नहीं। तो यहाँ पे ये विभाजित हो जा रहा है। जब विभाजित हो जा रहा है तब अब हमें ना तो भाज्य से मतलब है, ना पहला भाजक से मतलब है, और ना ही भागफल से मतलब है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ पहले वाला शेषफल को लेना है, और पहले वाला शेषफल में दूसरे वाला भाजक से भाग लगाना है। जो शेषफल अब प्राप्त होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो बाद में शेषफल हमें यही मिलेगा। ये उत्तर विकल्प डी में है और डी ही हमारा उत्तर। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में कहा जा रहा है भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक भागफल का 4 गुना है, यानी जितना भागफल है उससे 4 गुना भाजक है, तथा शेषफल का 3 गुना है, यानी जितना शेषफल है उसका 3 गुना है कौन? भाजक। यानी भागफल से 4 गुना है और शेषफल से 3 गुना है। अब शेषफल दिया हुआ है हमें, चलिए जी काम तो आसान हो गया, एक चीज तो दिया हुआ है। शेषफल 4 है तो भाज्य क्या है, हमें भाज्य निकालना है। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम भाजक लेते हैं। भाजक कह रहा है शेषफल का 3 गुना है, यानी शेषफल गुना 3। शेषफल दिया हुआ है 4, यानी 12 हमारा भाजक है। अब भागफल का 4 गुना है। चलिए हम इसका संबंध बना के देखते हैं। भाजक भागफल का 4 गुना है, भागफल गुना 4। भागफल का तो हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता। भाजक का तो पता लग गया है, तो देख लेते हैं। भागफल बराबर इस 4 को हम इधर ले आते हैं तो, और भाजक हमारे पास 12 मिल चुका है तो आ जाता है 3, यानी भागफल 3 है। चलिए बहुत चीज़ों का पता लग गया। भाजक 12 है और भागफल 3 है। निकालना क्या है? भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल योग शेषफल। हो गया जी। भाजक 12 था, भागफल 3 था और शेषफल भी हमें 4 दिया हुआ है, तो 4 का योग कर दिए। 12 या 36 4 40। 40 हमारा भाज्य है। विकल्प बी हमारा उत्तर होगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न भी पिछले प्रश्न के जैसा ही है, थोड़ा बहुत अंतर है। कह रहा है भाजक भागफल का 5 गुना है। चलिए जितना भागफल है उससे 5 गुना भाजक है, और शेषफल भागफल से 27 अधिक है, यानी जितना भागफल है उससे अधिक 27 शेषफल है। यदि शेषफल 50 है तो भाज्य कितना है? भागफल से शेषफल 27 अधिक ना है जी, यानी कि भागफल बराबर शेषफल से 27 अधिक है ये, यानी इससे 27 हम कम कर देंगे तो भागफल आ जाएगा। इसका मतलब है कि 50 माइनस 27 23 हमारा भागफल है। अब भाजक भागफल का 5 गुना है। जो भाजक है वो भागफल से 5 गुना है, तो भागफल तो हमें मिल गया है। अब भाजक हम देख लेते हैं, भागफल का 5 गुना है, तो ये 1 1 5 115 हो गया हमारा भाजक। अब भाज्य हमें निकालना है तो वह तो अब आसानी से निकल जाएगा। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, योग हो जाएगा इसमें शेषफल का। इसमें तो कोई शंका नहीं होना चाहिए। भाजक 115 और भागफल 23 और शेषफल 50। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
23 25 15 से 11, 23 और 11 34, 3 23 और 3 26, 50, 26 95, 26 95 विकल्प बी में हमारा उत्तर है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है, जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में, यानी पंक्ति जिसमें 54 छात्र होता है, 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है, तो 30 पंक्तियां बनती है। कितनी पंक्तियां बनती है? 30 पंक्तियां बनती है। यदि इन्हें 45 छात्रों वाला पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्ति बनेगी? जब पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लें कि छात्र तो स्कूल में, विद्यालय में कई सारे हैं, और उसे जब पंक्ति बना के खड़ा किया जाता है तो प्रत्येक पंक्ति में 54 छात्र होते हैं, तब 30 पंक्ति बनता है। अब उनका मूड चेंज हो रहा है कि नहीं, हम 45 छात्रों वाला पंक्ति बनाएंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि जब 45 छात्रों वाला पंक्ति बनाएंगे तो कितनी पंक्ति बनेगी? यानी छात्र को जब कम ज्यादा, एक पंक्ति के छात्र को कम ज्यादा करेंगे तो पंक्ति, स्वाभाविक रूप से पंक्ति भी कम ज्यादा हो जाएगा। तो आइए इसको क्या करते हैं, सर्वप्रथम पुनः बनी पंक्तियां, यही हमें निकालना है कि पुनः यानी फिर से कितनी पंक्ति बनेगी। तो आइए देखते हैं, सर्वप्रथम हम कुल छात्रों की संख्या देखेंगे। तो कुल छात्र वही होगा, एक पंक्ति में जितने छात्र हैं उसे हम कुल पंक्ति से गुणा कर देंगे। तो एक पंक्ति में 54 छात्र हैं और कुल पंक्ति बनता है 54 छात्रों वाला 30, यानी ये हमारा कुल छात्रों की संख्या हो गया। अब फिर से कितना पंक्ति बनेगा? जब कुल छात्र हमारे पास इतना है, अब हम 45 छात्रों का जब हम पंक्ति बनाएंगे तब कितने पंक्ति बनेंगे? तो कुल छात्र में हम 45 से विभाजित कर देते हैं तो ये हमारा पंक्ति का संख्या आ जाएगा। 9 25 45, 9 6 54 और 5 6 30, यानी 36 पंक्ति फिर से हमें बन जाएगा। इसमें हमारा विकल्प था 25, 42, 36 और 32। तो 36 विकल्प सी में है, तो सी हमारा उत्तर होगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न थोड़ा सा भिन्न प्रकार का है। भिन्नता इसमें इसलिए है कि ये उत्तरोत्तर भाग यानी क्रमिक विभाजन वाला प्रश्न है। ये प्रश्न कह रहा है एक संख्या को क्रमशः इतना 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 से विभक्त करने पर क्रमशः 8 9 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेष क्या होगा? कहने का अर्थ है कि कोई संख्या है, उसमें पहले 9 से विभाजित किया जाता है और जो भी भागफल प्राप्त होता है उसमें उस भागफल में 11 से विभाजित किया जाता है। फिर जो भागफल प्राप्त होता है उस भागफल में 13 से विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पे शेष 8 बचते हैं, यहाँ पे 9 बचते हैं और यहाँ फिर से 8 बचते हैं। अब आगे प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए, यानी कि सर्वप्रथम 9 से विभाजित किया जा रहा था, फिर 11 से और अंत में 13 से। अब क्रम उलटने पर पहले 13 से विभाजित किया जाएगा, फिर 11 से, अंत में 9 से, यानी प्रारंभ वाला अंत में और अंत वाला प्रारंभ में। तो ऐसे प्रश्न में बहुत ज़्यादा चंगल होने की आवश्यकता नहीं है, बस इसमें बहुत छोटा छोटा बात पे ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह ध्यान में रखना है कि यहाँ इसमें कहीं भागफल नहीं मिल रहा, हमें भागफल नहीं दिया हुआ है और फिर भी हमें भाज्य निकालना है।
क्योंकि भाज्य जब तक हम नहीं निकालेंगे, क्रम उलट के फिर से विभाजित नहीं कर पाएंगे, और फिर से विभाजित नहीं कर पाएंगे तो फिर से जो शेष आएगा वो हम नहीं पता कर पाएंगे। जो पुनः शेष क्या आने वाला है वही हमें पता करना है। तो जब भी उत्तरोत्तर या क्रमिक भाग देना हो तो हमें अंतिम भागफल 1 मान के चलना चाहिए। अंतिम भाग 1 माने, ये आप ध्यान में रखें, प्रश्न कभी गलत नहीं होगा, उत्तर एकदम सही आएगा। जब अंतिम भागफल हम 1 मान लेंगे तो बाकी के फिर भागफल हमें मिल जाएगा, और जब भागफल हमें बाकी का मिल जाएगा तो हम अंतिम भाज्य तक पहुंच जाएंगे, और जब भाज्य तक पहुंच जाएंगे तो फिर क्रम उलट के भाग लगा देंगे और फिर शेष निकाल लेंगे। देखिए कैसे, अंतिम भागफल 1 है और अंतिम भाजक, ये सभी संख्याएं भाजक है और ये सभी शेषफल है। तो अंतिम भागफल हमने 1 लिया और अंतिम भाजक 13 है, तो भाजक में भागफल से गुना कर देंगे और शेषफल को योग कर देंगे। तो अंतिम भागफल, अंतिम भाजक और अंतिम शेषफल, ये हमारा अंतिम से पहले वाला भागफल आ गया। ठीक है जी। अब अंतिम से पहले वाला जब भागफल आ गया तो उसमें अंतिम से पहले वाला भाजक से गुना कर देंगे। ठीक है जी। अंतिम से पहले वाला भागफल हमें ये प्राप्त हो गया, ये अंतिम से पहले वाला भागफल है। तो अंतिम से पहले वाला भाजक से हम गुना कर देंगे और अंतिम से पहले वाला शेषफल योग कर देंगे। तो अब ये प्रथम भागफल आ गया, ये हमारे पास प्रथम भागफल आ गया। अब जब प्रथम भागफल आ गया तो इसमें प्रथम भाजक से गुना कर देंगे हम। प्रथम भाजक 9 है और प्रथम शेषफल का योग कर देंगे तो ये हमारा भाज्य आ गया, ये हमें भाज्य प्राप्त हो गया। अब जब भाज्य प्राप्त हो गया तो अब हम फिर से शेष दूसरा वाला निकाल सकते हैं। 13 और 8 21 होता है, गुना 11 योग 9, गुना 9 जोड़ 8। अब हम इसे हल करेंगे। 11 के 1, 11 दूनी 22, 1 23 और ये जमा 9, गुना 9 योग 8। ठीक है जी। ये 240 हो गया, गुना 9 और योग 8। अब हमें प्राप्त होने वाला है 2168, ये हमारा भाज्य आ गया। अब जब भाज्य आ गया तो अब पुनः हम भाग लगाएंगे। 2168, ठीक है जी। इसमें यदि हम भाग लगाते हैं कितना से, क्रम उलट के तो पहले 13 से भाग लगाना होगा। ठीक है। 13 से जब भाग लगाते हैं हम तो हमें भागफल प्राप्त होता है 1, 6, 6 और शेषफल प्राप्त होता है 10। अब हमें दोबारा में 11 से भाग लगाना है। 11 से जब भाग लगाएंगे तो 1 और 11 बचे 55। ठीक है जी। अब शेष हमें 1 प्राप्त होता है। अब हमें 9 से भाग लगाना है तो फिर से एक बार में भाग लग जाता है और शेषफल हमें मिलता है 6। तो पुनः शेष ध्यान रहे, शेष हमने इधर लिखा है। ठीक है जी। 10, 1 और 6, विकल्प सी में उत्तर हमें मिल रहा है। आइए इस प्रश्न को भी देखते हैं। ये प्रश्न भी लगातार या उत्तरोत्तर भागफल से संबंधित है। कह रहा है जब एक संख्या में
लगातार या उत्तरोत्तर 4, 5 और 12, 4, 5 और 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 2, 3 और 4 बचता है। यदि 4, 5, 12 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है तो शेषफल 2, 3 और 4 बचता है। यदि उसी संख्या में 7, 5 और 4 से लगातार भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः क्या बचेगा, यानी फिर से उत्तरोत्तर भाग ही दिया जाना है। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में चर्चा किया था कि यदि उत्तरोत्तर भाग दिया जा रहा हो तो अंतिम भागफल हमें 1 लेना है। जब अंतिम भागफल हमें 1 लेना है तो हमें यह देखना कि अंतिम भाजक क्या है। अंतिम भाजक वही संख्या है जिससे भाग दिया गया हो, तो भाग इन संख्याओं से दिया गया है, तो भागफल भाजक ये रहा। अब इनमें से अंतिम भाजक 12 है, अंतिम भाजक ले लिए और अंतिम भागफल से गुना कर दिया। अंतिम भागफल हमें 1 लेना था, ले लिया जी। अब इसमें हम अंतिम शेषफल का योग कर दिए, शेषफल यहाँ रहा और अंतिम शेषफल 4 है। ठीक है जी। अब ये हमें अंतिम से पहले वाला भागफल प्राप्त हो गया। चलिए, अब अंतिम से पहले वाला भागफल प्राप्त हो गया तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसका हम अंतिम से पहले वाला भागफल को अंतिम से पहले वाले भाजक से गुना कर देंगे। अंतिम से पहले वाला भाजक 5 है, गुना कर दिया जी, और अंतिम से पहले वाला शेषफल का योग कर देंगे, कर दिया जी। अब ये प्रारंभिक भागफल हमें मिल गया। अब ये पूरी राशि प्रारंभिक भागफल हो गया। जब प्रारंभिक भागफल हमें मिल गया तो प्रारंभिक भाजक से गुना कर देंगे। प्रारंभिक भाजक 4 है और प्रारंभिक शेषफल योग कर देंगे, प्रारंभिक शेषफल 2 है। यही संख्या हमारा भाज्य था, भाज्य हमारा यही संख्या था। अब इसे हम हल करके भाज्य प्राप्त कर लेंगे। तो 12 इकाई 12, 12 और 4 16, 16 गुना 5 है और योग 3 का। गुना 4 है, योग 2 है। ठीक है जी। 16 × 80 3 83, 83 गुना 4 है, योग 2 है। ठीक है जी। 4 × 12 जमा का 1 और 4 × 8 32 1 33 और ये रहा। तो 334 भाज्य प्राप्त हुआ। अब 334 जब हमें भाज्य आ गया तो हमें फिर से पुनः जो उत्तरोत्तर भाग दिया जाना है, पुनः उत्तरोत्तर भाग हमें 7, 5 और 4 से दिया जाना है, तो उससे भाग लगा लेते हैं। 334 में सर्वप्रथम 7 से भाग देना है, दे दिए। 7 से जब भाग देंगे तो 7 चौक 28, 5 और 7 सते 49। ठीक है जी। तो 54 में से 49 गया, 5 शेष बच गया। ठीक है। अब हमें भाग देना है 5 से, तो ये 9 बार में लग गया। 9 बार में जब विभाजित हो गया तो 2 शेष बच गया। ठीक है जी। अब हमें भाग दिया जाना है 4 से, तो 4 से इसमें 2 बार में भाग लगेगा और 1 शेष बच गया। तो पुनः शेष क्या बचेगा हमें, 5, 2 और 1। ये विकल्प सी में है, सी ही हमारा उत्तर होगा। कैसा लग रहा है? अभी बने रहिए, अभी और भी अच्छे अच्छे प्रश्न हम करने वाले हैं। और वीडियो को लाइक भी कर दें यदि अभी तक नहीं लाइक किया है तो। आइए इस प्रश्न में देखते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 तथा 5, 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। जब 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 तथा 4 से, पहले 4 5 से भाग दिया जाना था, पर अब 5 और 4 से, पहले 4 5 से देना था, अब 5 4 से, यानी वही दोनों संख्या का क्रम उलट दिया गया है। भाग दिया जाए तब शेष क्या होगा। ये भी क्रमिक भाग है और इसका भी क्रम उलट दिया जा रहा है। तो चलिए हम उसी हिसाब से बनाएंगे। अंतिम भागफल हम 1 मान लेंगे, अंतिम भागफल को अंतिम भाजक से गुना करेंगे। अंतिम भाजक 5 है
तो 5 का गुना हम अंतिम भागफल से करेंगे और अंतिम शेषफल का योग कर लेंगे। तो शेष कितना आता है, 1 और 4। तो अंतिम शेषफल इसमें 4 है। ठीक है जी। तो ये आ गया अंतिम से पहले वाला भागफल यानी प्रारंभिक भागफल। भाग तो 2 ही बार दिया जाना है, 2 संख्या से दिया जाना है यानी 2 बार। अब इसमें प्रारंभिक भाजक से गुना कर देंगे। प्रारंभिक भाजक 4 है और प्रारंभिक शेषफल का योग कर देंगे। ये हमारा भाज्य प्राप्त हो गया। 5 इकाई 5 4 9 और गुना 4 प्लस 1, तो 9 चौक 36 1 37। ये हमारा भाज्य प्राप्त हो गया। जब 37 हमारे पास भाज्य आ गया तो अब पुनः फिर से भाग देने को कहा जा रहा है। कर देते हैं जी। 37 में भाग लगाना है। अब पहले कितना से लगाना है, पहले 5 से लगाना है। ठीक है, 5 से लगाएंगे तो 7 बार में भाग लगेगा और 7 × 5 = 35, 2 शेष आएगा। फिर हमें 4 से लगाना है। 4 से लगाएंगे तो 1 बार में भाग लगेगा और 3 शेष बचेगा। तो पुनः शेष 2 और 3 होगा। 2 और 3 सी विकल्प में है, इसलिए सी ही हमारा उत्तर होगा। इस प्रश्न को देखिए, कहा जा रहा है एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर, किसी संख्या को जब हम 13 से विभक्त करते हैं तो 1 शेष बचता है। यदि 13 से विभक्त करते हैं तो 1 शेष बचता है। यदि भागफल को, देखिए शेष तो दिया है परंतु भागफल नहीं दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो भागफल हो उस भागफल को 5 से विभक्त करने पर, 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। अब उसे यदि हम 5 से भाग दें तब 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। अब 65 से भाग दिया जाने को कहा जा रहा है। भागफल हमें दोनों में से कोई नहीं पता। पहले 13 से भाग देना है, जो भागफल प्राप्त होगा उसमें 5 से भाग देना है। तो चलिए हम अंतिम भागफल 1 ही मान लेते हैं। तो अंतिम भागफल यदि 1 माने हैं हम, तो अंतिम भाजक से गुना करना होगा। अंतिम भाजक 5 है। अब इसमें अंतिम शेषफल का योग करना होगा। जब इतना हमने कर दिया तो अंतिम से पहले वाला प्रारंभ वाला ही है, तो ये प्रारंभ का भागफल हमें प्राप्त हो गया। ठीक है जी। प्रारंभ का जब भागफल प्राप्त हो गया तो इसमें अब प्रारंभिक भाजक से गुना कर देंगे। प्रारंभिक भाजक 13 है। ठीक है, अब प्रारंभिक शेषफल का योग कर देंगे। ये हमारा भाज्य आ जाएगा। अभी 5 इकाई 5 और 3 8, 8 को गुना करेंगे 13 से और योग कर देंगे 1। ठीक है जी। 13 8 चलोतल से 104 और 1 105। 105 हमें हमारा भाज्य निकल के आया। जब 105 भाज्य निकल के आया तो अब हमें फिर से 65 से भाग दिया जाने को कहा जा रहा है। तो 65 से हम भाग दे देते हैं। 65 से जब 105 में भाग देते हैं तो 1 बार में लगता है और 40 शेषफल निकल के आता है। 40 विकल्प डी में है, तो डी ही हमारा उत्तर होगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। हमें विभक्त करना है 6 से, तो शेषफल 3 मिलेगा। ठीक है जी। अब कहा जा रहा है उसी संख्या के वर्ग को जिस संख्या में 6 से विभक्त करना था, उसी संख्या यानी जो प्रारंभ में भाज्य था उसी भाज्य में के वर्ग को 6 से विभक्त करना है, तो शेष क्या होगा। तो हमें भाज्य निकालना होगा। ध्यान दे कि यहाँ पे भाज्य भी नहीं निकालना कठिन है क्योंकि भागफल दिया नहीं है। कोई बात नहीं, इसमें भी हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि अंतिम भागफल 1 मान लेंगे। तो इसमें तो 1 ही भाग दिया हुआ है, इसलिए भागफल 1 मान लेंगे। तो भाज्य आ जाएगा निकल के हमारा, भाजक 6 है तो 6 गुना कर देंगे भागफल से जो हम 1 मान के चले हैं और योग कर देंगे इसमें। तो आ गया हमारे पास 6 इकाई 6 और 3 9। तो भाज्य निकल के आया हमें 9। अब कह रहा है उसी संख्या के वर्ग। हाँ, तो भाज्य
का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग 81 आया। अब हमें कहा जा रहा है कि उसके वर्ग में फिर से 6 से विभाजित करना है। चलिए जी कर देते हैं 6 से। एक बार में लग गया, 2 और फिर 2 बार में लग गया, क्षमा कीजिएगा 3 बार में लगेगा, 18। अब शेष हमें 3 मिल रहा है और यही हमारा उत्तर होगा। 3 विकल्प डी में है। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और प्रश्न काफ़ी परिश्रम करके हम चुन चुन के लाए हैं। ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, या तो किसी न किसी परीक्षा में, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कई परीक्षा में पूछे गए हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। इसे अच्छे से सीखें और समझें और इस पर अभ्यास करें। वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी दबा के ऑल चुन लें, जिससे कि हमारे द्वारा प्रस्तुत नवीनतम वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ जय भारत, जय माँ भारती।